नमस्कार दर्शकों, आज के वक्त में हम सभी के पास खुद के लिए समय नहीं है और ऐसे दौर में जब हमारे पास खुद के लिए समय ना हो तो जाहिर है हमारी जो सेहत है उससे खिलवाड़ होता है और इस दौरान हमें इस तरह की कई बार बीमारियां हो जाती हैं या समस्याएं हो जाती हैं जो शायद हम अपने आसपास के लोगों से भी डिस्कस नहीं कर पाते। और इन्हीं कुछ बीमारियों में, इन कुछ समस्याओं में शामिल है बवासीर की बीमारी या बवासीर की समस्या। तो इस समस्या के ऊपर हम बात करने के लिए आज मौजूद हैं डॉक्टर अमित दिवाश के पास और इस पर चर्चा करेंगे कि ये बीमारी होती कैसे है, क्या इसके लक्षण हैं, कब समय सही है कि आपको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। और इसके अलावा हम ये भी जानेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब इस चीज के लिए बहुत फेमस है कि बिना ऑपरेशन के इस बीमारी का, इस समस्या का इलाज कर पाते हैं। तो चलिए बिना देरी के इनसे बात करते हैं। डॉक्टर अमित दिवाश, आपका स्वागत है बिग स्टोरी के साथ शो में। हम आपके बारे में, क्योंकि ये काफी फेमस है कि आप बिना ऑपरेशन के इस बीमारी का इलाज कर पाते हैं। बहुत सारे लोग जो है ऑपरेशन करवाने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं रहते। तो इससे पहले कि हम आगे जानकारी आपसे हासिल करें, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि ये जो बीमारी है जिसके हम बवासीर हम कहते हैं, फिशर और प्रोलैप्स है ना, ये दो बीमारियां हैं, बिल्कुल साथ मिलती जुलती सी बीमारियां। तो इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते जो लोग हैं जिनको ये बीमारी हो जाती है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं कि असल में इसके लक्षण क्या हैं, किन कारणों से ये हो जाती है और इनमें फर्क क्या है। जी अच्छा, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि आज की डेट में हम लोग इतने बिजी हो चुके हैं, पैसा कमाने में हमारी दिनचर्या इतनी बिजी हो चुकी है कि हम लोग अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाते और ये खामियाजा हम भुगतते हैं बीमारी को। पुराने समय में हम लोग पैसे के साथ साथ में सेहत का जो बैलेंस है उसको बना कर रखते थे, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में जिंदगी जो हमारी है वो बहुत स्पीड से चल रही है और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं हमें गंभीर बीमारी के रूप में भुगतना पड़ता है। जैसे पाइल्स की अगर हम बात करें तो पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, प्रोलैप्स और रेक्टम, ये 3-4 रोग हैं जो रेक्टम प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। इसमें होता क्या है कि हमारी जो पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड में सर्कुलेट करता है। ऐसा बॉडी का कोई भी हिस्सा नहीं है जहां पर ब्लड सर्कुलेट ना करता। अब समस्या कब शुरू होती है? या तो आप बहुत लंबे समय से बैठे रहते हैं, आपकी सिटिंग जॉब है, या आप बहुत ज्यादा स्पाइसी आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, आपकी जो डाइट है वो बहुत ज्यादा मसालेदार है और ऐसा भोजन आप ले रहे हैं जिसमें फाइबर की मात्रा बिल्कुल नहीं है, मैदा युक्त आप खाना खा रहे हैं, या फिर आप नाइट वॉचिंग कर रहे हैं, या फिर ऐसे केसेस भी देखने को मिलते हैं जो बोझा बहुत उठाते हैं, वजन बहुत उठाते हैं। क्योंकि ये जो बीमारियां हैं, इनके पीछे जो मुख्य कारण है वो आपका कॉन्स्टिपेशन रहता है। अगर आपको कब्ज की समस्या है तो नेचुरल जो रेक्टम की जो वेन्स है वो डायलेट होता है। बेसिकली होता क्या है, आपकी शरीर के ऊपर केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स के नियम भी लागू होते हैं। जब भी कोई आप जोर लगाते हैं तो पेट पर आपके जोर पड़ता है और पेट पर जोर पड़ने के बाद रेक्टम पर आपके जो वेन्स है उन पर प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। अब लंबे समय तक अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है और आप मल त्याग कर रहे हैं तो रेक्टल जो वेन्स होती है वो डायलेट हो जाती है, फूल जाती है। जैसे जिम करने पर हम लंबे समय तक जिम करते हैं तो हमारा हाथ जो है फूल जाता है, ठीक किसी तरह से स्ट्रेनिंग जब बार बार लंबे समय तक त्याग करते हैं और लंबे समय तक शेडिंग देते हैं तो वहां पर जो कंजेशन है वो हो जाती है बहुत ज्यादा और रेक्टम की जो वेन्स है वो डायलेट हो जाती है और वो फूल जाती है। और जब आपको मल त्याग करना पड़ता है तो मल त्याग करने के लिए जो पैसेज होता है वो संकुचित हो जाता है और वो नसें जो है बाहर निकल के आ जाती है। तो सबसे पहली बात दर्शकों आपने ये ध्यान रखना है कि ये कोई मस्से नहीं होते, क्योंकि आम भाषा में हम सुनते हैं कि ये मस्से हैं, तो ये मस्से नहीं है। ये आपकी जो गुदा है उसके अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो वेन्स के माध्यम से होती है। वही वेन्स कंजेशन की वजह से डायरेक्ट हो जाती है, फूल जाती है और बाहर आ जाती है। पाइल्स बेसिकली 2 प्रकार की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल स्पाइल्स वो होती है जो गुदा के अंदर वाली जो लेयर है वहां पर आपको स्वेलिंग आई है, वेन्स डायलेट हो गई है तो उसको इंटरनल हम एम्ब्राइज करते हैं। और एक्सटर्नल वो जो बाहर की तरफ होती है, ठीक है। इसमें ब्लीडिंग, नॉन ब्लीडिंग 2 प्रकार की हो सकती है। इसके साथ साथ इसमें एक कैटेगरी और आती है जिसको हम फिशर कहते हैं। कई बार क्या होता है कि लोगों का जो फर्स्ट स्टूल है वो हार्ड होता है, पहला स्टूल हार्ड होता है और वो इतना बड़ा होता है कि वो रेक्टम से जब बाहर निकलता है, एनस से जब बाहर निकलता है तो एनस के जो फोल्ड होते हैं उसमें कट लग जाता है। पीछे स्टूल सॉफ्ट होगा, फर्स्ट हार्ड होगा, जैसे ही वो बाहर निकलता है उसमें कट लग जाता है, यानी कि चीरा लग जाता है। उससे कई लोगों को पूरा दिन भर पेन रहता है। ऐसे लोग ऑपरेशन कराने की सोचते हैं।
तो ऐसे लोगों से मेरी ये राय है कि आप ऑपरेशन इसका ना कराएं। रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि आपको फिशर पड़ा है स्टूल के हार्ड होने की वजह से। तो आप अपने रेक्टम का जो पार्ट है उसको एक्टिव कीजिए ताकि स्टूल जो है वहां पर लंबे समय तक पड़ा ना रहे, हार्ड ना हो, और जब स्टूल सॉफ्ट होगा तो कट आपको लगेगा ही नहीं। तो चीरा लगना फिशर कहलाता है, और पाइल्स में मस्से आपके बाहर निकल सकते हैं। एक कैटेगरी और आती है इसको हम प्रोलैप्स कहते हैं, उसमें पूरा का पूरा मलद्वार बाहर की तरफ आ जाता है, पूरा का पूरा मलद्वार बाहर आ जाता है। तो डिफरेंशिएट क्या करना है? अगर आपको रेक्टम में चारों तरफ स्वेलिंग है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ रही है और रेडनेस, कुछ लालपन सा, कुछ मास सा आपको दिखाई दे रहा है, तो वो प्रोलैप्स है। और अगर आपको मस्से टाइप दिखाई दे रहे हैं, इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा है, तो आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि आपको पाइल्स है। कई लोगों की पाइल्स कैसी होती है? मल त्याग करते समय वो बाहर आती है, और जैसे ही वो मल त्याग कंप्लीट हो जाएगा उनका, तो नेचुरली अंदर चली जाती है। इसमें ग्रेड होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फोर्थ ग्रेड की जो पाइल्स है या थर्ड ग्रेड की जो पाइल्स है वो इतनी ज्यादा होती है कि वो नेचुरली अंदर नहीं जा पाती, उसको हाथ से अंदर करना पड़ता है। तो प्रोट्रूडिंग पाइल्स है, ब्लीडिंग पाइल्स है और नॉन ब्लीडिंग पाइल्स है, इंटरनल और एक्सटर्नल पाइल्स है। ये कई प्रकार की चीजें होती हैं, लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि कई लोग हमारे पास आते हैं, वो ये कहते हैं डॉक्टर साहब हम पाइल्स का ट्रीटमेंट करा रहे हैं, 6 महीने से मैं आराम नहीं हुआ। तो बेसिकली जब उनसे बात करते हैं, पूरी डिटेल लेते हैं, तो वो बताते हैं सर हमें इतना समय हो चुका, लेकिन डिटेल लेने पर पता लगता है कि ये तो प्रोलैप्स का केस है। क्योंकि हम लोग कंफ्यूज इसलिए रहते हैं कि हमें पता ही नहीं पता ये पाइल्स है, फिशर है या प्रोलैप्स है। तो ये चीजें जानना आपको जरूरी है बहुत, कि पाइल्स, प्रोलैप्स और फिशर में किस तरह से डिफरेंशिएट आपने करना है। बिल्कुल, ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। मेरा ख्याल है कि जो लोग इस बीमारी से, समस्या से ग्रसित होंगे, वो उनको जरूर इसका लाभ मिलेगा और आने वाले समय में वो ठीक भी उसको सही तरीके से करवा पाएंगे। मेरा अगला सवाल ये है कि क्या महिलाओं में और पुरुषों में इनमें कोई अलग अलग, कुछ में अलग तरीके से होता है या कोई अलग लक्षण और भी हो सकते हैं? देखिए अजय, महिलाओं में अक्सर ये समस्या डिलीवरी के बाद ज्यादा होती है। हालांकि सिम्टम्स तो एक जैसे हो सकते हैं, क्योंकि बीमारी के तो सिम्टम भी एक जैसे हो सकते हैं। हालांकि हर इंसान के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। किसी में ब्लड के लगने जैसा दर्द होता है, किसी में पल्सेटिंग जैसे फोड़ा पकड़ा इस तरह का दर्द हो सकता है। बट महिलाओं में ये प्रॉब्लम पुरुषों के कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जब प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला एक बच्चे को अपने पेट पर बियर करती है, तो बियर जब वो महिला कर रही है तो उस दौरान कंजेशन क्रिएट होती है। रेक्टम, पेल्विक एरिया जो है हमारा पूरा का पूरा, वहां पर कंजेशन क्रिएट होती है। और लंबे समय तक, 9 महीने तक एक माँ एक बच्चे को संभाल कर रखती है, नेचुरल सी बात है, वो बढ़ता ही आता है समय के साथ। तो जो कंजेशन है वो बढ़ती है। तो कई महिलाओं को देखा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, और कॉन्स्टिपेशन जब तक आपको रहेगा तब तक आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी, चाहे आप ऑपरेशन भी करा लें, क्योंकि इसका नियम ही है कि आपको रूट कॉज पे काम करना पड़ेगा। तो एक महिला जब लंबे समय तक प्रेगनेंसी रहती है उसको, तो कब्ज की शिकायत शुरू होती है, और उस कब्ज की वजह से कई महिलाओं को फिशर या फिर प्रोलैप्स भी हो सकता है। और कई बार देखा गया है कि उनको केवल छोटा सा कट यानी कि हार्ड स्टूल की वजह से केवल फिशर की समस्या होती है, और कई महिलाओं को पाइल्स भी होती है। दूसरा कारण क्या है? आज की डेट में जो लोगों को पता नहीं है जिसके बारे में, वो मैं बताना चाहूंगा। अक्सर हम देखते हैं कि ऐसी महिलाएं जिनको पहले कभी भी पाइल्स की हिस्ट्री नहीं रही, प्रेगनेंसी में भी इनको कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री नहीं रही, लेकिन जैसे इनको डिलीवरी हो जाती है उसके बाद उनको कब्ज रहनी शुरू होती है और बीमारी शुरू हो जाती है। उसका रीजन सबसे बड़ा ध्यान दीजिए, होता क्या है, जब हम सिजेरियन, किसी महिला की सिजेरियन डिलीवरी होती है तो उसकी कमर में एक इंजेक्शन लगाया था जिसको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन कहते हैं, सिजेरियन डिलीवरी करने के लिए। वो एनेस्थीसिया का जो इंजेक्शन होता है वो क्या काम करता है? नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, और उसका सीधा संबंध जो आपकी ये बड़ी आंत है, इस पर इसका असर होता है। तो इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट है आपकी, वो स्लो हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर बिजली अच्छी आ रही है तो आपका पंखा तेज चलने वाला है, और अगर वोल्टेज कम हो गया तो पंखा धीरे घूमता है। ठीक इसी तरह से हमारा पूरा का पूरा जो बॉडी है वो आपके नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है, ब्रेन से कनेक्टेड है। तो ब्रेन सभी ऑर्गन को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वहां पर एनेस्थीसिया दिया गया है, तो उस वजह से वहां पर एनर्जी का जो फ्लो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन की गति स्लो हो जाती है, और लंबे समय तक जो मल है वो पेट में, आंतों में पड़ा रहता है, और वही कारण बनता है हार्ड कॉन्स्टिपेशन का, और उससे फिशर, प्रोलैप्स या फिर पाइल्स की समस्या शुरू हो जाती है।
क्योंकि ये एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया, क्योंकि ऐसे केसेस हमारे पास बहुत आए हैं जो महिलाएं कहती है सर हम प्रेगनेंसी में भी ठीक थे, ठीक है, कोई इशू हमें नहीं हुआ, और डिलीवरी के बाद हमें कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू हुआ, तो उनसे डिटेल लेते हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल थी या सीजन थी, वो कहते हैं सीजन थी, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा रोल है। तो इसका इलाज जो है, इलाज की जब हम बात करते हैं, आमतौर पर लोग कौन सा इलाज, किस तरह का इलाज इसमें करवाते हैं, क्या प्रेफर करते हैं? देखिए अजय, हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो अलग अलग लोग अलग अलग पैथी से इलाज ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग देसी दवाइयों का भी प्रयोग कर रहे हैं और कुछ लोग होम्योपैथी का भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग आयुर्वेद से भी चिकित्सा कर रहे हैं, कुछ लोग एलोपैथी से भी चिकित्सा कर रहे हैं। लेकिन चिकित्सा ऐसी होनी चाहिए कि जो बीमारी है उसका रूट कॉज दूर होना चाहिए। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर इन सभी समस्याओं की जो जड़ है वो आपका कब्ज है, ठीक है। प्रोलैप्स के केसेस में जरूरी नहीं कि प्रोलैप्स आपको कब्ज की वजह से हो सकता है प्रोलैप्स आपको बहुत ज्यादा वेट उठाने पर हो, क्योंकि आजकल जिम जो लोग जा रहे हैं हैवी वेट वो उठाते हैं तो उनको भी प्रॉब्लम आती है पाइल्स की और प्रोलैप्स की। तो अगर आप बहुत ज्यादा बोझा उठा रहे हैं तो बोझा उठाना भी आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये भी एक कारण हो सकता है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर राइज होने का, इससे रेक्टम पर प्रेशर रहता है। अब हम बात करते हैं तो इलाज कोई भी हो, चाहे वो होम्योपैथी का हो, चाहे वो आयुर्वेद का हो, चाहे वो एलोपैथी का हो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना है कि जो बीमारी का रूट कॉज है वो क्या है। अगर एग्जांपल के तौर पर हम बात करें कि कब्ज की हम बात करें तो कब्ज आपको दो तीन तरह से हो सकती है। अगर आपके खाने में फाइबर कम है तो आपको कब्ज हो सकती है। मैदा युक्त खाना अगर आप खा रहे हैं, फास्ट फूड आप खा रहे हैं, फाइबर नहीं है तो आपको कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड थिंग्स, अगर आपकी दिनचर्या गड़बड़ है, मान लीजिए आप रात को 12 बजे खाना खाते हैं, कई लोग हैं ऐसे जो 12 बजे डिनर कर रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है वो सुबह पेट उनका प्रॉपर साफ टाइमली नहीं होगा जो होना चाहिए। सेकंड थिंग्स क्या, कई लोगों के घर में एल्यूमिनियम के बर्तन है और एल्यूमिनियम के बर्तन जब आप लंबे समय तक यूज करते हैं तो एल्यूमिनियम पॉइजनिंग का खतरा हो पड़ जाता है, और एल्यूमिनियम पॉइजनिंग के बाद आपकी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो स्लगिश होती है, इंटेस्टाइन में ड्राइनेस काउज होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना होता है कि जो पेशेंट है वो अगर यहाँ तक पहुंचा है तो उसका कारण क्या रहा है। क्या वो सिटिंग जॉब करने वाला है, फिजिकल मूवमेंट कम कर पा रहा है, उस समय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अफेक्ट होती है, स्लो हो जाती है, लंबे समय तक जो लोग बैठ के काम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट करने से पहले आपको रूट कॉज पकड़ना होगा कि ये इंसान अगर यहाँ पहुंचा है तो कैसे पहुंचा, कारण क्या है। अगर आप रूट कॉज रूट कर लेते हैं तो नेचुरली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर आपको एल्यूमिनियम पॉइजनिंग है तो उसको एंटीडोट किया जाता है। अगर आप एनेस्थीसिया की वजह से यहाँ पहुंचे हैं, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ प्रेगनेंसी के लिए, तो उस दौरान आपको क्या एनेस्थीसिया को एंटीडोट करना पड़ेगा। तीसरी चीज, अगर आपको ड्राइनेस है, म्यूकस मेम्ब्रेन में बहुत ज्यादा ड्राइनेस है तो आपको पानी का इंटेक बढ़ाना है, फिर ऐसी मेडिसिन आपको दी जाएगी ताकि आपकी प्यास खुले और इंटेस्टाइन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो सॉफ्ट रहे, क्योंकि सॉफ्ट रहेगी तो मल त्याग करने में आपको कठिनाई नहीं होगी। मुझे लगता है काफी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को मिल रही है। इसमें एक क्वेश्चन जब मेरा वही रहेगा, क्योंकि जिस चीज के लिए आप प्रसिद्ध हैं, आपने कहा कि ये इलाज जो है आप बिना ऑपरेशन के कर सकते हैं। हाँ। और फिर मैं सबसे पहले ये भी जानना चाहूंगा कि किस पद्धति के तहत ये करते हैं, और जैसे अलग पद्धतियां हैं इलाज की भी, और किस तरह से करते हैं, बाकी लोग क्यों नहीं कर पा रहे। अजय जी देखिए, ऐसा होता है कि होम्योपैथिक डॉक्टर तो बहुत है, सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है, सबकी अपनी अपनी स्टडी होती है, कौन कितनी गहराई तक पहुंचता है तो डिपेंड उसके स्टडी के ऊपर करता है, एक्सपीरियंस के ऊपर करता है। तो मैं होम्योपैथी से इसकी चिकित्सा करता हूँ, और होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली है जिसमें रूट कॉज पर काम किया जाता है। मान लीजिए अगर आप लाइफ स्टाइल आप पकड़ते हैं तो थोड़ा उसको सुधारा जाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अगर आपके अफेक्ट है तो उसको नॉर्मल किया जाता है। बेसिकली रूट जो डिजीज का रूट है उस पर अगर आप फोकस करते हैं तो बीमारी नेचुरली आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो अपने आप ही स्वतः ठीक हो जाएगी। अभी अगर बहुत सारे लोग जो हमारे दर्शक देख रहे हैं अगर उस बीमारी से ग्रसित हैं, कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्या आपको बताना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा अगर आप इस बीमारी से सफर कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये बीमारी आगे बढ़कर गंभीर रूप ले सकती है। ठीक है, लोग अलग अलग तरीके से इसकी चिकित्सा कर रहे हैं, ठीक है, कुछ जड़ी बूटियां भी दे रहे हैं, कुछ शार्ट सूत्र भी कर रहे हैं, सबका अपना अपना ट्रीटमेंट करने का अलग तरीका है, लेकिन हम किसी को गलत नहीं कह सकते। पहली बात, हमारा तरीका ये है कि हम लोग पेशेंट की पूरी डिटेल लेते हैं, और वो डिटेल जो अब तक हमने अपने डाटा हमारे पास कलेक्ट हुआ है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ।
अगर आपके शरीर के अंदर गर्मी ज्यादा है, पित्त दोष ज्यादा है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, तो आप किसी भी गर्म चीज का सेवन ना करें। पहली बात, गर्म चीजों को आप अवॉइड करनी है। ऐसी चीजें जो बादी क्रिएट करती है, जैसे उड़द है, राजमा है, गोभी है, बैंगन है, इनको आपको बंद करना होगा। अल्कोहल अगर आप ले रहे हैं और अल्कोहल लेने के बाद अगर आपको इश्यूज आ रहे हैं, मल में आपके ब्लड आ रहा है या आपको ईचिंग महसूस हो रही है, तो आप अल्कोहल का सेवन भी बिल्कुल ना करें। मीट का सेवन तो आप ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मीट के अंदर फाइबर इतना नहीं होता कि वो प्रॉपरली आपके पेट को इवैक्यूएट, और मीट के डाइजेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत लंबे समय तक उल्टे रहता है, वो भी बीमारी का कारण बनता है। मतलब आपको अगर बीमारी है तो भी और नहीं है तो भी आप अपनी दिनचर्या पे काम करें, अपने खान पान को सुधारिए, और अपनी जो लाइफ स्टाइल है आपकी, रात को लेट जो लोग खाना खा रहे हैं वो बिल्कुल ना खाएं। संध्या काल में ही आपने अपना भोजन करना है, शुद्ध शाकाहारी भोजन आप अपनाएं, सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। तो मुझे लगता है काफी जानकारी इसके बारे में मिल चुकी है। मैं सिर्फ जो डिस्क्रिप्शन है आप उसको जरूर देखें, ताकि डॉक्टर अमित द्वाश जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उसमें आपको दी गई हैं, और इस तरह की वीडियोस का लाभ उठाने के लिए भविष्य में भी हमारे साथ जुड़े रहें। और डॉक्टर अमित द्वाश से हमें इस दौरान काफी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली, और अगर आप इस तरह की बीमारी से ग्रसित हैं तो जरूर डॉक्टर अमित से कांटेक्ट आप कर सकते हैं, जिसकी डिटेल जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो धन्यवाद, और डॉक्टर अमित द्वाश आपका भी बहुत धन्यवाद। नमस्कार।